Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 2 for business organization and here we will discuss forms of business organization part 1. The topics to be covered are introduction, sole trader organization, partnership form of organization, company form of organization and cooperative form of organization. Now first is introduction. The business may be owned by an individual or a group of persons. When a business is owned and carried on by one person, it is called sole trader organization. So, जो हमारा सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहाँ पे एक बिजनेस जो है वो एक पर्सन या फिर एक इंडिविजुअल कैरी आउट करता है और बिजनेस जो है वो इंडिविजुअल भी कैरी आउट कर सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी कैरी आउट कर सकते हैं. सो जब एक ग्रुप ऑफ पर्संस एक बिजनेस को ओन करते हैं तो वो हम पार्टनरशिप फर्म की तरह भी ले सकते हैं, कंपनी भी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी. Now various forms of business organization. Now non-corporate form of business organization में आते हैं sole trader organization and partnership organization और corporate forms of organization में आते हैं joint stock company and cooperative organization. Now first is sole trader organization. We can list the main features of sole trader organization as वन मैन ओनरशिप, यानी कि एक ही पर्सन है जो बिजनेस को चलाता है और वही ओन करता है. देन नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मतलब ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही पर्सन के हाथ में होती है. नेक्स्ट इज नो सेपरेट एंटिटी, दैट मीन्स द बिजनेस डज नॉट हैव एन एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर. ऑल प्रॉफिट्स टू प्रोप्राइटर, जो मेन प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का उसी के सारे प्रॉफिट्स होते हैं, किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते. देन इंडिविजुअल रिस्क मतलब जो भी लॉसेस होते हैं बिजनेस के वो भी एक इंडिविजुअल के ही होते हैं जो बिजनेस ओन कर रहा है. देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि जो प्रोप्राइटर है उसकी ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. देन लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, दिस मीन्स टू सेट अप सोल प्रोप्राइटरशिप नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड. देन मेरिट्स. Now merits of sole proprietorship are easy formation, easily वो फॉर्म हो जाता है. डायरेक्ट मोटिवेशन, डायरेक्टली सारे प्रॉफिट्स और गेन्स जो है वो बिजनेस के वो सब एक ही पर्सन के पास होते हैं, तो वो एक तरह से मोटिवेटिंग फैक्टर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए. देन फुल कंट्रोल, जितने भी डिसीजंस होते हैं वो एक ही पर्सन लेता है जो प्रोप्राइटर होता है, तो इसलिए उसके पास पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस का. क्विक डिसीजन, क्विकली डिसीजन ले सकता है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता. देन फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस, एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसलिए जो चेंजेस हैं वो भी इजीली कर सकते हैं, फैसिलिटेट हो जाते हैं. सीक्रेसी, क्योंकि एक ही पर्सन बिजनेस चला रहा है तो इसलिए किसी और के साथ कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर करना नहीं पड़ता और सीक्रेसी मेंटेन रहती है. पर्सनल टच एंड डिसोल्यूशन इजी. पर्सनल टच मतलब जब प्रोप्राइटर जो है वो ही सारी चीजें हैंडल कर रहा है बिजनेस से रिलेटेड, तो इसका मतलब है उसको इजीली पर्सनल रैपोर्ट मेंटेन करने में प्रॉब्लम नहीं होती. देन डिसोल्यूशन इजी का मतलब अगर उसको लगता है कि बिजनेस काम नहीं कर रहा तो वो उसको डिसॉल्व भी कर सकता है इजीली. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस. लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी एंड नो चेक एंड कंट्रोल. लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब जो कैपिटल है वो एक ही इंडिविजुअल से आ रहे हैं तो इसलिए कभी कभी उसमें लिमिट आ जाती है. देन लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी मींस जो नॉलेज और स्किल्स होते हैं प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, उन सब की रिक्वायरमेंट होती है चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फिर कंपनी हो, लेकिन एक ही पर्सन यहाँ पे अवेलेबल है तो उसके पास मैनेजरियल कैपेबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है. यहाँ पे और लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल संभाल नहीं सकता सारे के सारे ऑपरेशंस को, इसलिए लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए सूटेबल नहीं होता. देन लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, स्टेबिलिटी भी कम होती है और कोई चेक और कंट्रोल नहीं होता. Now next is the partnership form of organization.
Now, a sole proprietorship may not be able to fulfill all requirements. A person who lacks managerial skills may be having capital. Another person who is a good manager may not be having sufficient capital. So, this calls for a situation where two or more persons come together, pool their capital and skills, and organize the business. This type of business organization is called partnership organization. It grew essentially because of the limitations and failure of the sole proprietorship. So, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर सकता, तो इस वजह से एक बिजनेस दो से ज्यादा लोग भी चला सकते हैं, और ये जो 2 से ज्यादा लोग बिजनेस चलाते हैं उसे हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. As defined by J.L. Hansen, a partnership is a form of business organization in which 2 or more persons up to a maximum of 20 join together to undertake some form of business activity. The Indian Partnership Act 1932 defined partnership as the relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all. The Uniform Partnership Act of USA defined partnership as an organization of 2 or more persons to carry on as co-owners a business for profit. Now, main features of partnership are plurality of persons. पर्सन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो इस वजह से भी अच्छा हो जाता है. कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है. प्रॉफिट शेयरिंग होती है. देन एक बिजनेस एग्जिस्टेंस में आ जाता है. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप आ जाती है. द बिजनेस ऑफ द फर्म मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल और वन और मोर पार्टनर्स एक्टिंग ऑन फॉर ऑल पार्टनर्स. देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. गुड फेथ एंड ऑनेस्टी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स. पार्टनर्स को हम अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन वी हैव एक्टिव पार्टनर एंड स्लीपिंग पार्टनर. एक्टिव पार्टनर होता है जो एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्ट लेता है बिजनेस के, और स्लीपिंग पार्टनर होता है जो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करता है और मैनेजमेंट डिसीजंस में कोई पार्ट नहीं लेता. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. वी हैव नॉमिनल पार्टनर एंड पार्टनर इन प्रॉफिट्स. The partner who just lends his name to the business or to the partnership is known as nominal partner. He neither invests his capital nor participates in the day-to-day working and management of the firm. So nominal partner होता है जो सिर्फ अपना नेम देता है, गुडविल की वजह से उसका नाम होता है सिर्फ बिजनेस में, लेकिन ना ही वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ना ही मैनेजरियल डिसीजंस लेता है. And partner in profits is the one who shares the profit of the business without being liable for losses. So losses के लिए liable नहीं होता partner in profit, सिर्फ profit share लेता है. Next is based on liability. We have limited partner and general partner. लिमिटेड पार्टनर में क्या होता है, जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम. जितना वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसी के प्रोपोर्शन में उसकी लाइबिलिटी होती है लॉसेस में. एंड जनरल पार्टनर में क्या होता है, इसको हम अनलिमिटेड पार्टनर भी कहते हैं. हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट इज based on the nature of behavior and conduct exhibited, we have partner by estoppel and partner by holding out. Partner by estoppel is a person who behaves in the public in such a fashion as to give an impression that he is one of the partners in the partnership firm is called a partner by estoppel. So पार्टनर बाय एस्टोपल होता है जो पब्लिक में ऐसा शो करता है कि वो उस बिजनेस का पार्ट है पर एक्चुअल में नहीं होता. नेक्स्ट इज द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में होता है इफ अ पर्टिकुलर पार्टनर of a firm represents that another person is also a partner of the firm, and if such a person does not disclaim the partnership relationship even after coming to know about it, such a partner is called partner by holding out. जैसे कि अगर पर्सन एक्स जो है वो ये शो कर रहा है कि पर्सन वाई जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है वो उसका पार्टनर है पर एक्चुअल में नहीं है,
और अगर पर्सन वाई को ये बात पता चलती है तो उसके बाद भी वो पब्लिक में इनकार नहीं करता इस बात से कि वो उसका पार्टनर नहीं है. सो सच काइंड ऑफ पार्टनर इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. नेक्स्ट इज द पार्टनरशिप डीड. नाउ a partnership is formed by an agreement. Such agreement may be either written or oral. To avoid misunderstanding and unnecessary litigations, it is always desirable to have a written agreement. When the written agreement is duly stamped and registered, it is known as partnership deed. After registration, each partner is given a copy of the partnership deed. So, पार्टनरशिप डीड होती है वो रिटन अग्रीमेंट जिसके बेसिस पे पार्टनरशिप फॉर्म हुई है. नाउ मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इजी फॉर्मेशन, मोर कैपिटल अवेलेबल, मोर डाइवर्स स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, फ्लेक्सिबिलिटी, सीक्रेसी, कीन इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन, check and control over careless decisions, and diffusion of risk. Now, there are some of the limitations also with partnership form of organization, like limited capital होता है, liability यहाँ पे भी unlimited होती है, कोई public confidence नहीं होता, यानी कि जो accounts होते हैं वो हम publish नहीं करते, publicized accounts नहीं होते, तो इसलिए command भी नहीं होती public confidence पे. Then no transferability of interest, अनसर्टेनिटी इसमें भी रहती है, मतलब रिस्क फैक्टर रहता ही है. देन कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में और जिसकी वजह से बिजनेस सफर करता है. देन रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी. नेक्स्ट इज द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ फॉर लार्ज स्केल बिजनेस यू रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशलाइज्ड मैनेजरियल स्किल्स. द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज ऑल्सो वेरी हाई. लार्ज स्केल बिजनेस के लिए क्या होता है, हमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है और मैनेजरियल स्किल्स भी स्पेशलाइज्ड होने चाहिए. एंड इस सिचुएशन में क्या होता है कि कंपनी इमर्ज होती है. इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय नॉट 1 or 2 persons but by a number of persons called shareholders. Thus, it is possible to raise large amount of capital. Now, a joint stock company is an association of persons registered under Companies Act for carrying on some business. So this is the main difference between partnership and company. Company में क्या होता है कि Companies Act के अंदर वो association को register होना बहुत जरूरी है, जो partnership में नहीं होता. It is called an artificial person as it is created by law with a distinctive name, a common seal and perpetual succession of members. So यहाँ पे joint stock company को एक artificial person की तरह treat करते हैं क्योंकि वो law की वजह से create हुई है and it can sue and be sued in its own name. Now the features of joint stock company. First is incorporation. एक जो कंपनी होती है वो incorporated association होता है. It comes into existence only after registration. देन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो लॉ से क्रिएट हुई है और इसका कोई बॉडी या सोल नहीं होता, लेकिन इसको हम सू भी कर सकते हैं और ये किसी और कंपनी को या पर्सन को भी सू कर सकती है. देन सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है. इसकी एक कॉमन सील होती है. परपेचुअल सक्सेशन मतलब a joint stock company has a continuous existence. Then separation of ownership and management, number of members इसमें काफी सारे होते हैं. लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. ट्रांसफरेबिलिटी भी होती है, शेयर्स में अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ. रिजिडिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स means the scope of the business of a company is limited. Then statutory regulations, that means it is governed by the Companies Act, तो इसलिए वहाँ पे regulations भी होते हैं. Now the classification of companies. First is based on the mode of incorporation. Statutory company, registered company and chartered company. Statutory company होती है जो कि through registration से incorporate होती है और registration होती है with the registrar of companies under the Companies Act. तो उसको हम registered company कहते हैं. Then statutory company होती है जो कि company एक special act से स्टैब्लिश हुई है, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर. तो
इन कंपनीज में जैसे कि आ जाते हैं हमारे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारी कंपनीज जो हैं ये स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट ने क्रिएट की हैं अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। रजिस्टर्ड कंपनीज में आ जाती हैं हमारी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब वो सारी कंपनीज जो कि प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करती हैं। Then chartered company, a company which is incorporated under a special royal charter granted by the monarch। जो एक कंट्री में रूल कर रहा है monarch, अगर वो रॉयल चार्टर उस कंपनी को बनाती हैं, इनकॉर्पोरेट करती हैं, तो वो चार्टर्ड कंपनी होती है, लाइक द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वी हैव। नेक्स्ट इज द बेस्ड ऑन द type of liability we have unlimited company, company limited by guarantee and company limited by shares। Now unlimited company is a company in which the liability of the members is unlimited, जहाँ पे liability जो है members की वो unlimited होती है। So at the time of winding up of the company, shareholders have to pay if necessary from their personal assets। Company limited by guarantee, in this case of some companies, members give guarantee for the debt of the company up to a certain limit in addition to the amount of shares held by them। So company limited by guarantee में क्या होता है कि जो members होते हैं वो एक certain limit तक ही गारंटी देते हैं कि वो जो भी कर्जा है वो चुकाएंगे, उसके बाद का नहीं। Company limited by shares, here in this case the liability of the members is limited to the amount of shares held by them, यानी कि उनके पास सिर्फ जितने शेयर्स हैं तब तक उतने ही वो लायबल होंगे एक डेट को पे करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, वी हैव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। नाउ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं जिसमें राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ 50 तक उनकी लिमिट होती है प्राइवेट लिमिटेड में, और इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर सकती उसके शेयर्स को लिए। देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि राइट ऑफ द शेयर होल्डर टू ट्रांसफर हिज शेयर्स इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि एक ओनर उसको ट्रांसफर कर सकता है, पार्टनर। देन minimum number of shareholders is 7 and maximum number has no limit। तो public limited में कितने भी owners हो सकते हैं, और इसमें public जो है वो भी उसके shares और debentures issue कर सकती है। Government company is a company in which not less than 51% of the share is held by the central government or by any state government or jointly by central or state government, जिसमें 51% जो है वो government के पास होते हैं shares। And last is based on the jurisdiction of functioning, here we have national company and multinational company, that is MNC। नेशनल कंपनी में क्या होता है कि जो कंपनी है वो एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही अंदर तक कन्फाइंड होती है, और मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या होता है कि वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ एक कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री होती है, यानी कि दूसरी कंट्रीज में भी उसकी ब्रांचेस होती हैं। वी हैव लार्ज कैपिटल, लिमिटेड लाइबिलिटी, it is more stable than any other firm, economies of scale is high, then scope of expansion हमेशा होता है, public confidence होता है क्योंकि public भी उसके shares खरीद सकती है। next is the transferability of shares which is very easy, then professional management, tax benefits, risk diffused। now limitations with the company is difficulty in formation, lack of secrecy, delay in decision making, neglect of minority interest, concentration of economic power, lack of personal interest, more government restrictions and fraudulent management। now last form is the cooperative form of organization। The basic philosophy of cooperative organization is self help and mutual help। तो self help के लिए जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। The primary objective of cooperative organization is to render service to its members only। It is a society which has its objectives the promotion of economic interest of its members in accordance with cooperative principles।
Now next is the classification of cooperatives. Now we have consumer cooperatives, producers cooperatives, marketing cooperatives, housing cooperatives, credit cooperatives and farming cooperatives. कंज्यूमर कॉपरेटिव्स में आ जाते हैं जो डे टू डे हाउस होल्ड गुड्स खरीदते हैं, उन सबका एक अगर कॉपरेटिव सोसाइटी खोली हुई है एक कंज्यूमर एसोसिएशन की तरह, तो वो कंज्यूमर कॉपरेटिव होता है. प्रोड्यूसर्स कॉपरेटिव्स होते हैं दिस सोसाइटीज फॉर्म्ड बाय स्मॉल इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिजन्स. मार्केटिंग कॉपरेटिव्स होती है वो कॉपरेटिव सोसाइटी जो कि एक सेल के लिए फॉर्म की गई है अपने आउटपुट के लिए. हाउसिंग कॉपरेटिव्स आर दी सोसाइटीज दैट मेनली ऑपरेट इन अर्बन एरियाज, एक पर्टिकुलर हाउसिंग कॉलोनी में जो एसोसिएशन होती है उस टाइप की. देन क्रेडिट कॉपरेटिव्स, क्रेडिट सोसाइटीज आर स्टार्टेड बाय persons who are in need of credit, किसी को उधार देने के लिए वो क्रेडिट कॉपरेटिव्स होते हैं. एंड फार्मिंग कॉपरेटिव्स आर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय स्मॉल फार्मर्स, सो therefore small farmers form into a cooperative society to carry on the work jointly and share the returns. Merits of these form of organization are their easy formation, limited liability, social services as they are for mutual help or self-help, then state assistance, open membership, supply of goods at cheaper rates. Limitations of these societies are lack of business acumen, absence of mutual interest, lack of interest and lack of coordination. Now here are some questions for you. First is, what do you mean by Mitakshara and Dayabhag? And second, explain different types of companies based on the category of shareholders. That's all for this session. Thank you and have a nice day.